हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्वप्न। इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री के सामान्य अध्ययन को कवर करेंगे जो आय दृष्टि घटना चक्र से लिया गया है, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि के मात्रक कहते हैं। मात्रकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रक में पढ़ेंगे मात्रों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI पद्धति में मूल मात्रों की संख्या 7 है। SI मूल राशियों एवं उनके मात्रक। इसका हम पढ़ेंगे SI मूल राशियों उनके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो लंबाई मूल राशि, इसका SI मात्रक मीटर, इसका प्रतीक है स्मॉल m। इसके बाद है द्रव्यमान, SI मात्रक किलोग्राम, प्रतीक इसका है kg। समय, SI मात्रक सेकेंड, प्रतीक इसका स्मॉल s। इसके बाद है विद्युत धारा, इसका SI मात्रक एम्पियर, इसका प्रतीक चिन्ह है कैपिटल A। इसके बाद है ताप यानी ऊष्मा गतिज, केल्विन, इसका SI मात्रक K। इसके बाद है पदार्थ का परिमाण, मोल, इसका SI मात्रक है मोल MOL। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, कैंडेला CD। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसे पढ़ेंगे लोग विशिष्ट नामों एवं प्रतीकों वाले 22 SI व्युत्पन्न मात्रक। भौतिक राशि मात्रक का विशिष्ट नाम, प्रतीक एवं मूल मात्रों के पदों के मान। इसे हम पढ़ेंगे समतल कोण रेडियन, RAD रेड बराबर M/M। घन कोण स्टेडियन, SR बराबर M²/M²। आवृत्ति हर्ट्ज, HZ बराबर S पे -1। बल न्यूटन, N बराबर kg/m, S पे -2। दाब प्रतिबल, इसका विशिष्ट नाम हो जाएगा पास्कल, PA बराबर kg/m पे -1, S पे -2। इसके बाद ऊर्जा कार्य ऊष्मा की मात्रा, जूल, J बराबर kg/m², S पे -2। शक्ति रेडिएंट फ्लक्स, इसका मात्रक है वाट। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। वोल्ट या विद्युत विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट। इसके बाद देखेंगे विद्युत धारा का मात्रक फैराडे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस। इसके बाद देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। इसके बाद देखेंगे तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स। इसके बाद देखेंगे एक रेडियो न्यूक्लाइड का मात्रक की सक्रियता बेकुरेल। इसके बाद है अवशोषित विकिरण मात्रक होगा ग्रे। इसके बाद है विकिरण मात्रक सीवर्ट्स। इसके बाद है उत्प्रेरण सक्रियता का मात्रक कैटल। इसके बाद हम लोग देखेंगे मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद देखेंगे एक नाटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद है मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ पावर मिलियन वाट। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे क्यूसेक जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है।
क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई बराबर 2.69 गुणे 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। इसका देखेंगे बल का CGS पद्धति के मात्रक डाइन है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। इसके बाद देखेंगे हम लोग गति एवं बल। अदिश राशि। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनके केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल आदि। इसके बाद देखेंगे सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। जैसे आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि। इसके बाद देखेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति विषयक निम्न 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पिंड जब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से त्याग अवस्था में रहती हैं, जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। इसके बाद है गति के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। अब हम लोग न्यूटन के गति विषयक दूसरा नियम को पढ़ेंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे, उस वस्तु पे आरोपित बल के समानुपात होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इसके बाद है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अब न्यूटन के हम लोग तीसरे नियम को पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रक्रिया होती है। इस कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। उदाहरण में देखेंगे नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसकना। इसका पढ़ेंगे कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। इसके बाद किया गया कार्य W से प्रदर्शित करते हैं और बल को F और विस्थापन को S से। तो इसमें देखेंगे किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसका यह सूत्र है। कार्य अदिश राशि है और कार्य का SI मात्रक जूल होता है। इसके बाद है शक्ति अथवा सामर्थ्य। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य करते हैं। सामर्थ्य बराबर कार्य अपान समय। इसके हम लोग P बराबर W अपान T, यानी सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं और कार्य को W से, समय को T से, स्मॉल t से। इसके बाद देखेंगे सामर्थ्य एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड वाट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे गतिज ऊर्जा। किसी गतिमान पिंड में उसकी गतिज के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। भी वेग से गतिशील किसी यम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा ke बराबर 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। उदाहरण में है तनी हुई
कमाने की ऊर्जा, बांध बनाकर रोकने गए जल की ऊर्जा। इसके हम पढ़ेंगे ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। इधर उपकरण है और इधर ऊर्जा रूपांतरण। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पंखा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद है विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। डायनामो, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसके बाद लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सितार, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे स्टीम इंजन, ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन का चलना, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। विद्युत जनित्र, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। डीजल इंजन, रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। इसमें पढ़ेंगे गुरुत्व। गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इसके बाद देखेंगे लिफ्ट में पिंड का भार। जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट के स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता प्रतीत होता है। इसके बाद है पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसके किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किमी प्रति सेकेंड है। इसके बाद पढ़ेंगे आवर्तकाल। एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में समय को आवर्तकाल करते हैं, यानी एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में जितना समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। इसके बाद है आवृत्ति। किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसके बाद है पृष्ठ तनाव के उदाहरण। अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। इसके बाद है केशिकात्व के उदाहरण। लालटेन में मिट्टी के तेल की बत्ती के में ऊपर चढ़ना केशिकात्व के कारण ही संभव है, यानी कह रहा है लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना केशिकात्व के कारण ही संभव है। केशिकात्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुँचते हैं। इसका हम पढ़ेंगे दाब यानी प्रेशर। दाब के बारे में पढ़ेंगे। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगाने वाला दाब बल यानी प्रेशर कहलाता है, अर्थात दाब बराबर बल अपान क्षेत्रफल। इसका मात्रक हो जाएगा P बराबर F/A, यानी बल को P से प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्रफल को A से, और P को दाब से प्रदर्शित करते हैं और बल को F से। इसके बाद देखेंगे दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने या तेज हवाएं चलने को संकेत देता है। इसके बाद पढ़ेंगे तरंग। तरंग क्या होता है? तो
तरंग में पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये तरंगे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से या निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद है दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसके बाद पढ़ेंगे ध्वनि तरंगे। ध्वनि यांत्रिक तरंगों को एक प्रकार है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे माध्यम की सहायता से चलती है। ये निर्वात से नहीं गुजर सकती। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगे को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। इसके बाद श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगे को श्रव्य तरंगे कहते हैं। मात्रक व्यय तरंगे ही मनुष्य के कान सुनते हैं। इसके बाद है प्राश्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। प्राश्रव्य तरंगे को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। इसके बाद है ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होती है। इसके बाद देखेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका माध्यम। इसके बाद है ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड। यानी वायु में ध्वनि की चाल 346, ऑक्सीजन में 316, समुद्री जल में 1533, आशुद्ध जल में 1498, एल्युमिनियम में 6420, निकेल में 6040, स्टील में 5960। इसके बाद है लोहा में 5950, पीतल में 4700। उसका कांच यानी फ्लिंट में 3980। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम लोग उष्मा में देखेंगे ताप मापन के 4 प्रमुख पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें से एक है सेल्सियस और इसके बाद है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन एवं चौथा है र्यूमर। इसके बाद देखेंगे सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध। C बराबर K-273 या K बराबर C प्लस 273। इसके बाद पढ़ेंगे गलनांक। ठोसों के गलने या पिघलने की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ हो जाती है, उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। इसके बाद है क्वथनांक। द्रव्य या तरल पदार्थ जिस पर ताप पर उबलने लगते हैं, उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसीलिए इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद देखेंगे संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था में द्रव्य अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह निश्चित होती है, उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। इसके बाद देखेंगे ऊर्ध्वपातन। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प और ठंडा करने पर वाष्प का सीधा ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेफ्थेलियम आदि। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे प्रकाश में पढ़ेंगे प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है।
प्रकाश विद्युत प्रवाह को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई थी। इसके बाद देखेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है, जबकि अन्य पारदर्शी एवं संघनन माध्यमों जैसे जल तथा कांच में इससे कम होती है। इसके बाद देखेंगे प्रकाश की बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। अतः रेले इसका नेक्स्ट देखेंगे अतः रेल के नियम के कारण बैंगनी प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोली दर्पण यदि उत्तल भाग पर पालिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग धंसा हुआ तल परावर्तक बन जाता है। ऐसे दर्पण अवतल दर्पण कहलाते हैं। दंत चिकित्सक, कान, नाक और गले के डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह बहुत पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। इसके बाद हम लोग देखें अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियाँ। इसमें देखेंगे वस्तु की स्थिति, उसके बाद है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, इसके बाद है प्रतिबिंब की आकार। तो इसमें वस्तु की स्थिति देखेंगे जब वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी और इसकी प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगा और इसका आकार समान आकार का होगा। अनंत पर जब वस्तु की स्थिति है तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस दूरी पर बनेगी और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगा। इसका आकार बिंदु के समान अत्यधिक छोटा होगा। इसके बाद जब फोकस पर वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी और इसका प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगा और इसका आकार बहुत बड़ा होगा। इसके बाद देखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य जब स्थिति हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र के मध्य होगी और इसका प्रकृति उल्टा और वास्तविक बनेगा और इसका आकार छोटा होगा। इसके बाद देखेंगे ध्रुव और फोकस पर जब स्थिति हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा और आभासी होगा और बड़ा होगा। और इसके बाद है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा और उल्टा और वास्तविक और बड़ा बनेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। यदि गोली दर्पण में अवतल भाग पर पालिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होने के कारण एवं इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त वर्ण विक्षेपण होने से बनता है। इसके बाद है प्राथमिक रंग। ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलान पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं और ये लाल, हरा और नीला रंग होते हैं। इसके बाद देखेंगे वस्तु की स्थिति, इसके बाद है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगी और इसकी प्रकृति आभासी और सीधा बनेगा और इसका आकार अत्यधिक छोटा बिंदु के समान होगा। इसके बाद है अनंत और ध्रुव के मध्य वस्तु की स्थिति रहेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगा और इसका प्रतिबिंब की प्राकृतिक आकार आभासी तथा सीधा दर्पण के पीछे होगा। इसके बाद है इसका आकार छोटा होगा। इसके बाद देखेंगे दृष्टि दोष।
दृष्टि दोष के प्रकार, निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, निदान हेतु लेंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष जिसको होता है उसे स्पष्ट देख यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, और इसका लेंस है अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग करें। इसके बाद है दूर दृष्टि दोष, जिस व्यक्ति को है उसे निकट की वस्तुएं नहीं देख सकते परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं, इस व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे अबिंदुकता, ये क्या होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग। यह रोग कार्निया के पूरी तरह से गोला न होने के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार लेंस की सहायता से किया जाता है। इसके बाद है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थों को नाभिकी रिएक्टर में न्यूट्रॉन द्वारा किरणित किया जाता है। इसके बाद है रेडियो एक्टिव समस्थानिक के उपयोग। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन किरणों को उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए होता है। इसके बाद नाभिकीय विखंडन, बाहरी नाभिक का 2 या 2 से खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। इसमें अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती है। इसके बाद नाभिकीय संलयन, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर विश्व के विभिन्न देश के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान। नाम, प्रमुख योगदान आविष्कारक, तो इसमें पढ़ेंगे R.A. मिलिकान, इसका आविष्कार, इन्होंने इलेक्ट्रॉन आवेश की माप का आविष्कार किया। इसके बाद है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिकीय संलयन का आविष्कार किया। नील्स बोर, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश का आविष्कार किया। इसके बाद है चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अणुओं और प्रकाश का अप्रस्था प्रकीर्णन का आविष्कार किया। इसके बाद है लुईस विक्टर डी ब्रागली, इन्होंने द्रव्य की तरंग प्रकृति का आविष्कार किया। इसके बाद है मेघनाथ साहा, ऊष्मीय आयनन, सत्येंद्रनाथ बोस, क्वांटम यांत्रिक। इसके बाद है वाल्फगैंग पाउली, अपवर्जन नियम। इसके बाद है एनरिक फर्मी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसके बाद है होमी जहांगीर भाभा, कॉस्मिक विकिरण का सोनापी प्रक्रम। एस चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास का। जॉन बार्डिन, ट्रांजिस्टर, अतिचालकता सिद्धांत। गैलीलियो गैलीली, जड़त्व का नियम। क्रिश्चियन हाइगेंस, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इसके बाद है आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गतिज के नियम, प्रावर्तिक दूरदर्शक। इसके बाद है माइकल फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद है हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, विद्युत चुंबकीय तरंगें। जगदीश चंद्र बोस, अति लघु रेडियो तरंग, बेतार संदेश, क्रेस्कोग्राफ। इसके बाद है मेरी स्कोलोडोक्सा क्यूरी, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृत रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन। इसके बाद है अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रकाश वैद्युत नियम, सापेक्षिकता का सिद्धांत। इसके बाद है विक्टर फ्रांसीसी हैंस, कॉस्मिक किरणें। इसके बाद देखेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं।
एकॉस्टिक ध्वनि से संबंधित अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन, हिप्नोलॉजी नींद का वैज्ञानिक अध्ययन। इसके बाद है एस्ट्रोफिजिक्स आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, आर्थोलॉजी हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन, बायोमेट्री गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग। इसके बाद है कार्डियोलॉजी हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन। इसके बाद है सिरामिक्स मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इससे संबंधित विज्ञान, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन, क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स अति निम्न ताप की विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन, साइटोलॉजी जैव कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन, क्रिप्टोग्राफी संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन। इसके बाद देखेंगे डेमोग्राफी मनुष्य की जनसांख्यिकी की स्थिति का अध्ययन। इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास का अध्ययन, इकोलॉजी पौधे एवं जंतुओं के वातावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेनिक्स वांछित आनुवंशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन। इसके बाद है एंटोमोलॉजी कीटों के विभिन्न प्रजातियों के वैज्ञानिक का अध्ययन, जेनेटिक्स वंशानुगत गुणों का अध्ययन, जीनियोलॉजी वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन, हेमेटोलॉजी रक्त एवं संबंध रोगों का अध्ययन, हिपेटोलॉजी यकृत पित्ताशय एवं अग्न्याशय तथा उनके विकारों का अध्ययन। इसके बाद है हिस्टोलॉजी ऊतकों की रचना का अध्ययन, हिर्पेटोलॉजी सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन। इसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की कला। इसके बाद है हाइड्रोपैथी जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन, हाइड्रोथेरेपी जल से रोगों के उपचार की तकनीकी, होलोग्राफी लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला। इसके बाद है लेपिडाप्टेरोलॉजी तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन। इसके बाद है मीटिओरोलॉजी वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। इसके बाद है न्यूस्टैटिक्स सिक्कों का अध्ययन। इसके बाद है न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष विज्ञान, निमेटोलॉजी कृमि का अध्ययन। इसके बाद है नेफ्रोलॉजी गुर्दा या वृक्क का अध्ययन, न्यूरोलॉजी मस्तिष्क स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन। इसके बाद देखेंगे ओडोंटोलॉजी दांतों की संरचना एवं रोगों का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन, साइकियाट्री मानसिक रोगों तथा इनके निदान का अध्ययन, पीडियाट्रिक्स बच्चों तथा इनसे संबद्ध बीमारियों का अध्ययन, न्यूमेटिक्स वायु व गैसों का अध्ययन। इसके बाद है फार्माकोलॉजी औषधियों तथा उनके प्रयोग एवं प्रभावों का अध्ययन। इसके बाद देखेंगे फ्रेनोलॉजी खोपड़ियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों एवं उनके उत्पादन का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, फिलोलॉजी भाषा विज्ञान का अध्ययन, पेट्रोलॉजी चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन, पोसोलॉजी औषध की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन। इसके बाद देखेंगे फोनेटिक्स स्वर की ध्वनि एवं इनके उच्चारण का अध्ययन। इसके बाद है प्लाज्मोलॉजी जीव जंतु की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन। इसके बाद है सेरोलॉजी ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रव्यों का वैज्ञानिक अध्ययन। इसके बाद है सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। इसके बाद है गायनेकोलॉजी स्त्री रोग का अध्ययन। इसके बाद देखेंगे जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन, रसायन विज्ञान
इसमें हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उनसे संबंधित भौतिकी और रासायनिक गुणों और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। लेवासिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद है रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बॉयल को दिया जाता है। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। ताप व दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठोस, द्रव्य एवं गैस। जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में। पदार्थ का वह भौतिक अवस्था ठोस कहलाती है जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जैसे धातु, लकड़ी, लवण, ईंटें आदि। इसके बाद है द्रव्य। द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थों की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति नहीं तथा जिस पात्र में रखा जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे जल, दूध, अल्कोहल, मरकरी आदि। इसके बाद पढ़ेंगे लोग गैस के बारे में। पदार्थों की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते हैं क्योंकि यह उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिसमें इसे भरा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु आदि। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे मानव के सामान्य शरीर के तत्वों की औसत मात्रा। ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत 65.0, कार्बन का 18.5, हाइड्रोजन का 9.5, नाइट्रोजन का 3.2, कैल्शियम का 1.5 और फास्फोरस का 1.0, पोटेशियम का 0.4, सल्फर का 0.3, सोडियम का 0.2, क्लोरीन का 0.2। उसके बाद मैग्नीशियम का 0.1। इसका हम लोग देखेंगे धातु। धातु के बारे में पढ़ेंगे। वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक तथा उच्च गलनांक व कथनांक वाले होते हैं, इनमें चमक होती है, धातु कहलाते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी होता है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि। इसका पढ़ेंगे लोग अधातु। अधातु के बारे में पढ़ेंगे। वे तत्व जिनमें धातु के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात जिनमें चमक न हो, आयोडीन को छोड़कर, एवं आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण भी न हो, अधातु कहलाते हैं। ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ठोस, द्रव्य व गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस आदि। इसके बाद देखेंगे हम लोग उपधातु के बारे में। वे तत्व जिनमें धातु और अधातुओं के उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, उसके बाद सिलिकॉन, एंटीमनी, विषमत आदि। इसके बाद कार्बनिक यौगिक। वे यौगिक जो मुख्यतः जीवित स्रोतों से प्राप्त हो तथा ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं, मुख्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद है अकार्बनिक यौगिक। वे यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं 2 या 2 से अधिक तत्वों, सामान्यतः कार्बन के अतिरिक्त के संयोग से होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, नमक आदि। इसके बाद पढ़ेंगे मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ए है सममांगी मिश्रण और बी है विषममांगी मिश्रण। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे परमाणु। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण विद्यमान होता है, परमाणु कहलाते हैं।
इसका पढ़ेंगे परमाणु भार। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 भाग के द्रव्यमान के कितने गुना भारी है। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसके बाद है परमाणु क्रमांक। परमाणु नाभिक के कुल प्रोटॉनों की संख्या अथवा उदासीन परमाणु के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख लवक एवं उनके रासायनिक नाम। तो साधारण नमक के रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका उपयोग खाने अचार के परिरक्षण तथा मांस एवं मछली के संरक्षण में किया जाता है। इसके बाद है धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाने में, कपड़ा धोने में, कांच कास्टिक सोडा व अपमार्जक चूड़। इसके बाद देखेंगे खाने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग पाउडर अग्निशमन तथा पेट की अम्लीयता को कम करने में किया जाता है। इसके बाद है फिटकरी, जो इसका पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसके बाद इसका उपयोग रंगाई कटे हुए स्थान से रक्त का स्राव रोकने एवं पानी में शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके बाद है नीला थोथा कॉपर सल्फेट। ये कवकनाशी विद्युत लेपन रंगाई एवं छपाई में किया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल, जैसे सेव मैलिक अम्ल, चींटी का डंक एवं बिच्छू का डंक, मैथेनाइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, दही खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल के कारण। उसके बाद है अंगूर एवं इमली टार्ट्रिक अम्ल, नारंगी संतरा और नींबू सिट्रिक अम्ल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन के शुद्ध रूप हीरा और ग्रेफाइट मुक्त रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त रूप में कार्बन प्राकृतिक गैस में, पेट्रोलियम में, वायुमंडल में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है। इसके बाद पढ़ेंगे हीरा अति कठोर पदार्थ है। हीरा का अपवर्तनांक 2.4175 होता है, जिसका कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। इसके बाद है हीरे का चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बोल्ट कहते हैं। इसके बाद है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण sp² होता है। यह परतों के रूप में व्यवस्थित रहता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में पेंसिल के नोक आदि में किया जाता है। इसके बाद है हीलियम। हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे नियान के बारे में पढ़ेंगे। नियान को नूतन गैस भी कहा जाता है। वायुयान चालकों को संकेत संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश बल्बों में नियान का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। इसके बाद है रेडान एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है।
कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए रेडान का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है नाइट्रोजन। आयत की दृष्टि से यह वायुमंडल का लगभग 78% भाग है। इसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। यह एक निषेचक भी है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग भी निषेचक के रूप में होता है। इसके बाद है मृदा में कुछ नाइट्रोसोमोनास स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये जीवाणु हैं राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आदि। इसके बाद पढ़ेंगे सल्फर। पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों तथा वाहनों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में इसमें नोट में दिया है ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। इसके बाद है चांदी। चांदी धातु में सर्वाधिक विद्युत तथा उष्मा की चालक धातु है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। प्रमुख धातु तथा उनके अयस्क बिसमथिनाइट। इसके बाद है तांबा, एजुराइट, मैलेकाइट, कैल्फोपाइराइट। इसके बाद है कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट। इसके बाद है कैडमियम, ग्रीनोकाइट, एंटीमनी, स्टीबनाइट। इसके बाद है कोबाल्ट, स्टेलाइट, क्रोमियम, क्रोमाइट, एल्यूमिनियम, बास्काइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड या रॉक साल्ट, ट्रोना, सोडियम नाइट्रेट या चिली सोरा, बोरेक्स। इसके बाद है टीन, कैसीटेराइड। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जस्ता, स्फेलेराइट, जिंक ब्लेड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन। इसके बाद है जिंकानाइट। इसके बाद देखेंगे निकेल यानी Ni, मिलेराइट। इसके बाद है पोटेशियम, सिल्वाइन, कार्नेलाइट, सोनाइट, बेरियम का हो जाएगा बेराइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट। इसके बाद है मरकरी, सिनेबार, मैग्नीज का हो जाएगा पैरोलुसाइड। इसके बाद है लोहा Fe, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट। इसके बाद है यूरेनियम, पिंच ब्लेड, कार्नोटाइट। इसके बाद है लेड, गैलेना। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख मिश्र धातुओं एवं उनका संगठन। मिश्र धातु और उसका संगठन, तो पीतल का संगठन हो जाएगा तांबा 70%, जिंक 30%। इसके बाद है गंग मेटल, तांबा 88%, जिंक 2% और टीन 10%। इसके बाद है स्टेनलेस स्टील, आयरन 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन हो जाएगा 2.5%। इसके बाद है जर्मन सिल्वर, तांबा 51%, निकेल 19%, जिंक 30%। इसके बाद है कांसा, तांबा 88%, टीन 12%। इसके बाद फिर है टांका, सीसा 63% और टीन 37%। इसके बाद है टाइप मेटल, सीसा 81%, एंटीमनी 16%, टीन 3%। इसके बाद है प्रमुख धातु एवं उनके यौगिकों का उपयोग। धातु या यौगिक इसके उपयोग, तो पारा का उपयोग थर्मामीटर, अलमगम, सिंदूर बनाने में किया जाता है। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। इसके बाद है मैग्नीशियम, इसका उपयोग
फ्लेक्स बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है। इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, चीनी उद्योग में शीरे के चीनी तैयार करने में किया जाता है। इसके बाद है कैल्शियम, पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में किया जाता है। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, टूथपेस्ट चूना कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे जिप्सम, अमोनियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मूर्ति बनाने तथा अस्त्र चिकित्सा में पट्टी बांधने में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक के रूप में और कागज़ तथा कपड़ों में के विरंजन में किया जाता है। इसके बाद है कापर, बिजली का तार और पीतल बनाने में किया जाता है। कापर सल्फेट या नीला थोथा, विद्युत सेलों के निर्माण, कीटाणुनाशक के रूप में कापर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में किया जाता है। इसके बाद है क्यूप्रिक ऑक्साइड, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है क्यूप्रस ऑक्साइड, लाल कांच के निर्माण और कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसके बाद है क्लोरीन, क्लोरीन मस्टर्ड गैस टिंचर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इसके बाद है ब्रोमीन, औषध टिंचर निर्माण रंग उद्योग में तथा प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग आयोडीन, ये रंग उद्योग में कीटाणुनाशक तथा टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। इसके बाद है सल्फर, सल्फर औषधि कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद बनाने के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में, लाल फास्फोरस दिया सलाई के निर्माण तथा फास्फोरस ब्रांज बनाने में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन, अमोनिया उत्पादन कार्बनिक यौगिक के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है द्रव हाइड्रोजन, रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे भारी जल, न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं ड्यूटरेटेड यौगिक के निर्माण में तथा न्यूट्रॉन मंदन के रूप में किया जाता है। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लराज क्लोरीन रंग क्लोराइड लवण के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल, स्टोरेज बैटरी उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। इसके बाद है अमोनिया, रेयान बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। इसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसके बाद है फिटकिरी, औषध निर्माण, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने और कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। इसके बाद है जिंक, बैटरी बनाने और हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। इसके बाद है जिंक ऑक्साइड, मलहम बनाने में तथा पोर्सेलिन में चमक लाने में किया जाता है। इसके बाद है फेरस ऑक्साइड, फेरस लवणों के निर्माण तथा हरा कांच में बनाने में किया जाता है। इसके बाद है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक लवणों के निर्माण तथा जेवरात पालिश करने में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड, यह फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। इसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट, ये बारूद बनाने में किया जाता है। इसके बाद है पोटेशियम सल्फेट, यह उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, बहुलक में पढ़ेंगे स्टार्च और सेल्यूलोज भी प्राकृतिक बहुलक हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक भी एक बहुलक पदार्थ है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, इसमें फर्स्ट है प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे लाख और सेकेंड कृत्रिम प्लास्टिक जैसे नायलॉन, पॉलीथीन आदि। इसके बाद है बहुलीकरण, एक ही यौगिक के अनेक अणु जब परस्पर संयोज कर एक बड़े अणु की संरचना ग्रहण कर लेते हैं तो इसे बहुलीकरण कहते हैं। पॉलीथीन या पॉलीथिलीन
एथिलीन C2H4 के उच्च ताप पर बहुलीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद है रसायन विज्ञान विशेष तथ्य। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। इसके बाद है ऑक्सीमयम एवं इरिडियम। इसके बाद है सर्वाधिक भारी तत्व है। इसके बाद है ऑक्सीजन O2 भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रासायनिक पदार्थ के व्यावसायिक नाम तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र। इसमें व्यावसायिक नाम में है शुष्क बर्फ, इसका रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र है CO2। इसके बाद है मार्स गैस यानी गोबर गैस, इसका रासायनिक नाम मीथेन, सूत्र हो जाएगा CH4। मूर्खा का सोना, रासायनिक नाम आयन पाइराइट, इसका सूत्र हो जाएगा FeS। इसके बाद है रेड लेड, रासायनिक नाम ट्राई प्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा Pb3O4। इसके बाद है चूने का पानी बुझा हुआ चूना यानी चूने का पानी बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र है CaOH का 12। इसके बाद है चूना बिना बूझा, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है और सूत्र हो जाएगा CaSO4.2H2O। इसके बाद देखेंगे चूने का पत्थर, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3। इसके बाद है हरा कशिश, रासायनिक नाम फेरस सल्फेट, सूत्र FeSO4 7H2O। इसके बाद है नीला थोथा, रासायनिक कॉपर सल्फेट, सूत्र हो जाएगा CuSO4.5H2O। इसके बाद है सुहागा, रासायनिक नाम बोरेक्स, सूत्र हो जाएगा Na2B4O7.10H2O। इसके बाद हो जाएगा नौसादर, इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र हो जाएगा NH4Cl। अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण सोडियम को मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है। मीथेन CH4 को मार्स गैस दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण कहते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन SH4 है। जंगलों में गिरे हुए पत्तों के सड़ने से मीथेन गैस बनती है। इसके बाद है मिथाइल आइसोसाइनेट या मिक गैस एवं जहरीली गैस है। इसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। इसके बाद है नोट, वर्ष 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई जिसमें यूनियम कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से इसी गैस का रिसाव हुआ जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। इसके बाद है सामान्य रसायन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामान्य रसायन में हीटर की कॉइल नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। जब पेट्रोल में 10 से 20% तक एथिल या मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं या उसे मिश्रण को गैसोहाल कहते हैं। इसका हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अतिक घातक विस्फोट डायनामाइट रासायनिक रूप में नाइट्रोग्लिसरीन है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार है ने दिया था। इसके बाद है रासायनिक पदार्थ और उनके प्राकृतिक स्रोत। रासायनिक पदार्थ और इधर है प्राकृतिक स्रोत। तो केसीन प्रोटीन का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा दूध और पनीर। निकोटीन का प्राकृतिक स्रोत तंबाकू। कैफीन का चाय, कॉफ़ी, कोको, चॉकलेट। इसके बाद है फार्मिक अम्ल का चींटी बिच्छू के डंक में विष। इसके बाद देखेंगे कार्बन काल निर्धारण जीवाश्मों, चट्टानों आदि की आयु का पता लगाने की एक विधि है। रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश
लूसीफेरेन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती